Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 10th of July 2021. तो 10 जुलाई 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। आप प्लीज़ अपनी तरफ से वीडियो लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करिए, एंड दैट इज़ योर ट्रिब्यूट टू आवर चैनल, दैट विल बी योर ट्रिब्यूट टू आवर चैनल, and it will help us as well as you. So please do that from your end. Let's start with the questions. First आज के सवालों के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू जीका वायरस डिसीज। तो जीका वायरस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज़ अ मॉस्किटो बॉर्न फ्लेवी वायरस कॉज्ड प्राइमरली बाय एडीज मॉस्किटोज विच बाइट ड्यूरिंग द डे। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, सिम्टम्स आर जनरली माइल्ड एंड इंक्लूड फीवर, रैश एंड कंजक्टिवाइटिस। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, जीका वायरस इन्फेक्शंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कॉज इन्फेंट्स टू बी बॉर्न विद माइक्रोसेफेली एंड अदर कोजेनिटल malformations known as the कोजेनिटल जीका सिंड्रोम। तो आपको बताने इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, या 1, 2 and 3। Second question is, Bonalu is a popular religious festival celebrated in which of the following states? बोनालू इनमें से कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन आर ए मिजोरम, बी तेलंगाना, सी वेस्ट बंगाल, या डी हिमाचल प्रदेश। थर्ड क्वेश्चन इज, नैतवार मोरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? नैतवार मोरी प्रोजेक्ट इनमें से कहाँ पर है? और ऑप्शन आर ए उड़ीसा, बी लद्दाख, सी उत्तराखंड, या डी अरुणाचल प्रदेश। फोर्थ क्वेश्चन इज, बक्सवाहा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रीजन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? बक्सवाहा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रीजन इनमें से कहाँ है? ऑप्शन आर ए वेस्ट बंगाल, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड, या डी मध्य प्रदेश। ठीक है ना। So these are the 4 questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below. आप इनके आंसर्स करने की कोशिश ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। आई विल टेल यू दी आंसर्स। जैसे ये प्रीलिम्स फैक्चुअल न्यूज़ एनालिसिस हो जाता है, मैं आपको बता दूंगा आंसर्स। आज का मेंस क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। प्लीज़ डू ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। मैंने बनाया आज के एडिटोरियल पे बेस्ड है, लेकिन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, डेमोक्रेटिक रिजीम्स आर बेटर सूटेड फॉर अ बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ अ नेशन। डेमोक्रेटिक रिजीम्स आर better suited for a balanced development of the citizens of a nation, though the non-democratic regimes might be lucrative at the start, they are troublesome in the long run. You have to discuss this. Democratic regimes are better suited for the overall balanced development of the citizens of a nation, though the non-democratic regimes might be lucrative at the start, they are troublesome in the long run. मतलब कि non-democratic regime शुरू में तो बहुत lucrative लगता है कि हाँ यार ये बहुत सही कर रही हैं, लेकिन जब लॉन्ग रन की बात आती है तो फिर वहां पे ट्रबल्स स्टार्ट हो जाते हैं। यू हैव टू डिस्कस दिस। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। प्लीज डू ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप अटेम्प्ट करेगा, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपकी एक्चुअली में राइटिंग स्किल को डेवलप करेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। प्लीज डू ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आगे देखते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक फैक्चुअल न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं जो कि न्यूज़पेपर्स में आया है। पहला जो न्यूज़ है वो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द CCTNS। CCTNS का मतलब है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क्स एंड सिस्टम्स। अब CCTNS का जो एम होता है, इट इज़ एम्ड एट कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर इनहांसिंग द एफिशिएंसी एंड एफिकेसी ऑफ पुलिसिंग। तो पुलिसिंग की एफिशिएंसी एंड पुलिसिंग की एफिकेसी को बढ़ाने के लिए बेसिकली एक सिस्टम क्रिएट किया गया, जहाँ पे जितने भी स्टेट में या कंट्री में कहना चाहिए पुलिस स्टेशन है, उनको कनेक्ट कर दिया गया थ्रू दिस CCTNS, यानी कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क्स एंड सिस्टम। सारे पुलिस स्टेशंस को कनेक्ट कर दिया गया। अब बस आपको जैसे देखो क्या होता है कि जब भी FIR होती है, मैं थोड़ा सा आपको सिस्टम बताता हूँ। जब भी FIR होती है तो एक स्पेसिफिक थाने का रजिस्टर होता है जिसमें FIR होती है, और उस स्पेसिफिक थाने के रजिस्टर में एक स्पेसिफिक एंट्री होती है, उस नंबर मिलता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर यूनिक नंबर रहता है। लेकिन उस यूनिक नंबर के लिए आपको उस थाने का नाम पता होना चाहिए जिस थाने में FIR हुई है। और आपको जैसे मान लो मैं आपको थोड़ा सिस्टम बता देता हूँ। ऐसा होता है कि 119/2021 ये एक FIR नंबर है। ये FIR नंबर अभी जब आप देखेंगे तो ये यूनिक नहीं है, ऐसा क्योंकि हर थाने में एक 119 नंबर की एक FIR होगी। लेकिन जब हम एक थाना इसको दे दें, फॉर एग्जांपल थाना हम दे देंगे इसको शाहजहानाबाद, या हमने बोल दिया कि ये थाना क्राइम ब्रांच का हो गया, तो जैसे ही आपने ये यूनिक, अब ये यूनिक बन गया। जब थाने के साथ या स्पेसिफिक आप लोकेशन के साथ FIR नंबर देते हो तो यूनिक बन जाता है। तो कुल मिलाकर के आपको CCTNS में भी यही करना है, थाने का नाम सेलेक्ट करना है और ये
नंबर दे देना एफआईआर का, आपको उस एफआईआर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन की, इस बंदी का नाम क्या है, ये कहाँ पे किस केस में आया था, इसके कोर्ट के क्या डिटेल्स हैं, प्रिजन के क्या डिटेल्स हैं, ठीक है ना। क्योंकि हर जो इतने भी ये पिलर्स हैं अलग अलग, चाहे वो कोर्ट्स हो, तो सबका एक यूनिक प्रोग्राम है। जैसे कि मैंने बताया पुलिस के लिए सीसीटीएनएस है, ठीक है ना, पुलिस के लिए सीसीटीएनएस है। ऐसे ही कोर्ट्स के लिए ई कोर्ट्स का सिस्टम है। प्रिजन के लिए ई प्रिजन का सिस्टम है, ई प्रिजन। फॉरेंसिक के लिए ई फॉरेंसिक्स का सिस्टम है। प्रोसिक्यूशन के लिए ई प्रोसिक्यूशन का सिस्टम है। तो इस तरह से सारे ही ये जो पिलर्स जो हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं, और सबकी यूनिक वैल्यूज़ के साथ अगर आप सर्च करेंगे तो आपको एक प्रिजनर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये है बेसिकली क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। आप इस तरीके से इसको ट्रैक कर सकते हो। अब उसमें अलग अलग सर्च करने के लिए भी ऑप्शन है। मान लो आपको एफआईआर नंबर नहीं पता, तो आप पूरे डेटाबेस में सिर्फ नाम से भी सर्च कर सकते हो, या आपको सिर्फ उसके बाप का नाम पता तो आप उसके बाप के नाम से भी सर्च कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन, है ना। मैंने आपको थोड़ा डिटेल ज़्यादा इसलिए दे दिया ताकि आप उसको इमेजिन कर सकें और आप उसको मतलब एक तरह से समझ सकें कि किस तरीके से काम करता होगा सिस्टम। तो ये है सीसीटीएनएस। सीसीटीएनएस जो बेसिकली काम कर रहा है वो अभी एनसीआरबी के अंतर्गत काम कर रहा है, एनसीआरबी इसके अंतर्गत काम कर रहा है, ठीक है ना। ताकि यहाँ से इसकी एग्जीक्यूशनरी बॉडी है, कह सकते हो आप, ठीक है ना। एंड स्टेट लेवल पे एससीआरबी काम करता है, स्टेट लेवल पे भी एससीआरबी, एनसीआरबी तो नेशनल लेवल पे हो गए, स्टेट लेवल पे एससीआरबी काम कर रहा है, ठीक है ना। एंड लगभग 6000 से ज़्यादा पुलिस स्टेशन हैं जो कि यहाँ पे कनेक्टेड है। 15,000 से ज़्यादा पुलिस स्टेशन है जो कि कनेक्टेड हैं इसमें सीसीटीएनएस के अंतर्गत। तो ये भी आपको बता दिया मैंने, ठीक है ना। इसके अलावा एक नेट ग्रिड करके सिस्टम भी आया था। नेट ग्रिड यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, जो कि 2009 में कंसेप्चुअलाइज हुआ था। नेट ग्रिड 2009 में कंसेप्चुअलाइज हुआ था आफ्टर द 2008 मुंबई अटैक। देन नेट ग्रिड भी सीक करता है टू बिकम एज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज। सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन के रूप में काम करेगा, जिसमें कि डेटाबेस आप मतलब एक्सेस कर सकते हो, इमिग्रेशन के, एंट्री के, एग्जिट के, बैंकिंग के भी, कार्ड्स के इंफॉर्मेशन, टेलीफोन डिटेल्स ऑफ द सस्पेक्ट ऑन अ सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म। मतलब कि इसमें क्या है, लिमिटेड एंट्री रहती है। ये बता देंगे कि जैसे आईबी को एंट्री है या इंटेलिजेंस ब्यूरो को एंट्री है, तो इसमें हम बता देंगे कि ये चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो। तो लिमिटेड चीज़ें, लिमिटेड एजेंसीज को यहाँ पे एक्सेस करने की परमिशन है, और बैंकिंग डिटेल्स हो गई सस्पेक्ट की, सारी चीज़ें एक्सेस की जा सकती है, ठीक है ना। ऑल द स्टेट पुलिस आर मैंडेटेड टू फाइल फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स इन द सीसीटीएनएस। ऑब्वियस सी बात है, जितनी भी अब एफआईआर्स और ये सब आ रही हैं, अब ये सीसीटीएनएस पे इनकी डिटेल्स चली जाती है ऑनलाइन, फिर वो दिखने लगती है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस ई सॉफ्टवेयर दैट आर बीइंग रन नाउ डेज। दूसरा जो हम स्टडी करेंगे वो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम्स के बारे में। AIF स्कीम्स के बारे में हम इसको स्टडी करते हैं, ठीक है ना। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम्स तो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है विच इज मेंट फॉर सेटिंग अप स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज विच विल हेल्प द फार्मर्स गेट हायर प्राइजेस फॉर देयर क्रॉप्स, ठीक है ना। तो बेसिकली फार्मर्स को उनके क्रॉप्स के हायर प्राइजेस मिल सकें, इसलिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम रिलीज की गई है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, याद रखिएगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जो कि स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज जो है सेटअप करेगा, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज सेटअप करेगा। अब यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था 2020 में इस स्कीम को, जुलाई 2020 में, एंड 10 सालों के लिए ये अप्रूवल दिया गया है। अब ये सपोर्ट किसको किसको करेगा, तो PACS यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर कंसल्टिंग जो हो गया, FPOs हो गए, है ना, एंड एग्रीकल्चरल एंटरप्रेनर्स हो गए, और इन सबको ये हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, ठीक है ना, इन बिल्डिंग द कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स एंड पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने के लिए, स्टोरेज फैसिलिटीज़ को सेटअप करने के लिए बेसिकली ये स्कीम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम जो है वो रिलीज़ की गई है, ठीक है ना, याद रखिएगा। एंड अब ये हेल्प कैसे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जैसे जो वेस्टेज होती है, कई बार क्या होता है स्टोरेज फैसिलिटीज़ के अभाव में क्या होता है कि फार्मर्स का बहुत सारा फूड जो है वो वेस्ट हो जाता है, और वो वेस्टेज को कम करने में बेसिकली ये मदद करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तो वेस्टेज रिड्यूस हो जाएगी, और जो वैल्यू एडिशन है वो हो जाएगा, और जो रिम्यूनरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को मिल सकेगा। तो यू ऑल मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग दिस। अब AIF जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम, इट्स अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी, एक तरीके से कहना चाहिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी है। एंड
This is for the investment in viable projects for post harvest management infrastructure and community farming assets. याद रखिएगा, इस स्कीम के अंतर्गत 1 लाख करोड़ विल बी प्रोवाइडेड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज लोन्स विद एन इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% पर एनम। तो 3% पर एनम का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा और 1 लाख करोड़ जो है वो बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड क्रेडिट गारंटी कवरेज अंडर द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फॉर लोन्स अप टू ₹2 करोड़। 2 करोड़ तक के लोन के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज अंडर दिस AIF स्कीम। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। अगली न्यूज़ हम जो पढ़ेंगे वो है फ्री लीगल एड इन इंडिया। अब फ्री लीगल एड के लिए इंडिया में क्या क्या प्रोविजंस है उसके बारे में बता दूं। सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो आर्टिकल 21 जो है वो बोलता है पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी के लिए। तो पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी के अंतर्गत ये एक इनग्रेन इम्प्लिसिटली ये हो गया कि जो लीगल एड है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता लीगल एड तो उसकी लिबर्टी के लिए उसकी लिबर्टी के लिए उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जानी चाहिए। दूसरा आपको याद रखना है आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A जो है वो बेसिकली DPSPs के अंतर्गत आता है। अगर आपने पढ़ा हो DPSPs पढ़े हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो DPSP के अंतर्गत ये आता है और वो बोलता है, क्या बोलता है, फ्री लीगल एड के बाद डायरेक्टली फ्री लीगल एड लिखा ही हुआ है। प्रोवाइड्स फॉर द फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टू प्रमोट जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो यह 1976 में इंट्रोड्यूस किया गया था। याद रखिएगा 1976 में एक अमेंडमेंट के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और फ्री लीगल एड जो है आर्टिकल 39A के अंतर्गत ये मेंशन्ड है, ठीक है। दैट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग। देन तीसरी चीज़ जो आपको पढ़नी है वो आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 22(1) पढ़ना है, जो कि ऑब्लिगेटरी करता है स्टेट्स को टू इंश्योर द इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड a legal system that promotes justice on the basis of equal opportunity for all। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है जस्टिस प्रमोट करने के लिए। तो कुल मिलाकर के आप ये सारी चीज़ें याद रखिएगा जितनी मैंने बताई। अगर फ्री लीगल एड पे कभी कुछ लिखने के लिए आता है या प्रीलिम्स में इस तरीके से आर्टिकल 39 या किसी के ऊपर आता है तो आप इसको आंसर कर सकेंगे। लास्ट जो न्यूज़ एनालिसिस में प्रीलिम्स फैक्चुअल न्यूज़ एनालिसिस में है वो है नासा का कसीनी स्पेसक्राफ्ट। कसीनी मिशन, थोड़ा कसीनी मिशन के बारे में एक चीज़ और आपको बता दूं कि नासा के साथ इसमें 2 एजेंसीज और भी हैं। पहली तो आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जिसको ESA कहते हैं, और देन ISA यानी कि इटालियन स्पेस एजेंसी। तो इटालियन स्पेस एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्लस नासा, अगर आप तीनों को मिला दें तो कसीनी स्पेसक्राफ्ट का जो मिशन है वो सैटर्न और उसके मून्स को स्टडी करने के लिए गया है। अभी रिसेंटली स्पेसक्राफ्ट ने नए ऑब्जर्वेशंस पाए हैं टाइटन पे कि दैट टाइटन हैज़ मीथेन इन इट्स एटमॉस्फेयर एंड इंसेलैडस हैज़ अ लिक्विड ओशियन विद इरप्टिंग प्लूम्स ऑफ गैस एंड वाटर। इंसेलैडस क्या है, एक ओशियन है वहाँ पे, ठीक है ना। याद रखिएगा इंसेलैडस इज एन ओशियन ऑल्सो। सो टाइटन मून है जहाँ पे कि मीथेन का मिला है इन इट्स एटमॉस्फेयर एंड इंसेलैडस में क्या मिला है, हैज़ अ लिक्विड ओशियन विद इरप्टिंग प्लूम्स ऑफ गैस एंड वाटर, ठीक है ना। तो टाइटन इंसेलैडस ये दोनों नाम याद रखिएगा, सैटर्न से रिलेटेड हैं। कसीनी स्पेसक्राफ्ट का नाम याद रखिएगा और जो मैंने आपको बाकी बताया कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी का वो याद रखेगा। फ्रंट पेज की कुछ न्यूज़ और भी हैं, जैसे कि कोऑपरेशन मिनिस्ट्री विल असर्प द स्टेट्स राइट। अब अपोजिशन ने क्या किया है, अपोजिशन ने जो आपकी नई एक मिनिस्ट्री क्रिएट हुई है रिसेंटली, कैबिनेट ने एक नई मिनिस्ट्री इस्टेब्लिश की जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जो कि कोऑपरेटिव मूवमेंट जो चल रहे हैं स्टेट्स में उनको मॉनिटर करेगा, उनकी प्रोग्रेस पे मतलब कि सर्विलेंस रखेगा और सारी चीज़ें हैंडल करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्टेट्स और अपोजिशन का ये कहना है कि ये जो है सेंटर की एक चाल है टू असर्प द स्टेट्स पावर। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो स्टेट्स के अंतर्गत आते हैं। दे फॉल अंडर द स्टेट सब्जेक्ट एंड इट इज कोऑपरेटिव इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर एंट्री 32 ऑफ द स्टेट लिस्ट। अगर आप एंट्री नंबर 32 देखेंगे स्टेट लिस्ट का अंडर शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ये डिफरेंशिएशन करता है कि कौन सा स्टेट लिस्ट है कौन सा यूनियन लिस्ट है, तो ये जो आपका कोऑपरेटिव्स है वो स्टेट सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से स्टेट्स की पावर सर्व की जा रही है। तो अपोजिशन का ये कहना है कि आपको तो एक्ट पास करना चाहिए था, अमेंडमेंट एक्ट पास करना चाहिए था। लिस्ट में आपको अमेंडमेंट कर रहा है, स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर आपको स्टेट सब्जेक्ट की पावर अगर आप सर्व कर रहे हैं तो आपने बिना अमेंडमेंट के किस तरीके से सर्व कर ली, ये आप बताएं, क्लियर करें। दूसरी चीज़ जो आप मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, सिग्निफिकेंटली MSCBs को जो है दे हैव बीन सोली टेकन अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर रेगुलेटरी पर्पस। तो जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो पूरी तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक तरीके से सेंट्रलाइज कर दिया गया है पूरे कोऑपरेटिव सिस्टम को बाय द क्रिएशन ऑफ दिस मिनिस्ट्रीज, एंड इसीलिए अपोजिशन जो इसका अपोज कर रही है कि ये गलत है एंड दिस इज असर्पिंग देयर स्टेट्स पावर, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज important. Terrain facilities will affect the delimitation in Jammu and Kashmir, says ECI. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज चल रही जम्मू कश्मीर में उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाएगा, जैसे कि इसमें जो इसकी ज्योग्राफी है, जो इसकी टेरेन है, जो इसकी पॉपुलेशन है, इसके साथ साथ इसकी टोपोग्राफी, फिजिकल फीचर्स, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कन्वीनियंस अवेलेबल, इन सारे फीचर्स को ध्यान में रखते हुए ही डिलिमिटेशन किया जाएगा। एंड जो पॉपुलेशन का सेंसस रहेगा 2011 के पॉपुलेशन सेंसस के बेस्ड ये डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर का पॉसिबल रहेगा। तो दिस इज द थिंग विच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। थोड़ा मैं आपको एक आंसर बता देता हूँ। नहीं, एक और न्यूज़ है फ्रंट पेज से ही, एनजीटी बेंच इन दिल्ली नॉट सुपीरियर टू जोनल बेंचेस। अब यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है, उन्होंने ये कहा है कि जितने भी एनजीटी के ये डिसेंट्रलाइज्ड बेंचेस हैं, जैसे कि दिल्ली बेंच हो गई या फिर कलकत्ता बेंच हो गई या फिर भोपाल बेंच हो गई या पुणे बेंच हो गई या चेन्नई बेंच हो गई, उन्होंने ये कहा है कि ये सारे सबॉर्डिनेट नहीं है दिल्ली बेंच के। ऐसा नहीं कि दिल्ली बेंच सुपीरियर है, इन सबके इक्वल पावर है एंड सबका जो डिसीजन है वो पैन इंडिया ही लागू रहेगा। तो दिस इज व्हाट हैज बीन सेड बाय द मद्रास कोर्ट दैट नो रीजनल बेंच ऑफ एनजीटी इज सबॉर्डिनेट टू द दिल्ली बेंच। सारी बेंचेस की इक्वल पावर है। एनजीटी के बारे में आपको पता होगा कि एनजीटी एक्ट ऑफ 2010 के साथ बना था एंड इंडिया इज द थर्ड कंट्री टू हैव अ मैकेनिज्म लाइक एनजीटी। याद रखिएगा, इंडिया पहली कंट्री नहीं है जहां पे एनजीटी बना, इंडिया इज द थर्ड कंट्री जहां पे एनजीटी लाइक मैकेनिज्म है। फर्स्ट कंट्री वॉज ऑस्ट्रेलिया, सेकंड कंट्री वॉज न्यूजीलैंड। और एनजीटी जो है इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय द कोड ऑफ प्रोसीजर 1908। ये 1908 के कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 से बाउंडेड नहीं है, बट दे फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो दीज आर द थिंग्स रिगार्डिंग एनजीटी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। आंसर्स मैं आज के क्वेश्चंस के बता दूं। पहला सवाल मैंने जीका वायरस के बारे में पूछा था, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, 1, 2 एंड 3 डी विल बी द आंसर। बोनालू पूछा था मैंने कहाँ का पॉपुलर फेस्टिवल है, तो ये तेलंगाना का फेस्टिवल है, बी विल बी द आंसर। नैतवार मोरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पूछा था मैंने, तो ये उत्तराखंड का प्रोजेक्ट है, याद रखेगा। एंड बक्सवाहा फॉरेस्ट रीजन मैंने पूछा था, तो ये मध्य प्रदेश का रीजन है, डी विल बी द आंसर। और न्यूज़ में क्यों है बक्सवाहा, तो ये अभी रिसेंटली डायमंड की माइनिंग के लिए न्यूज़ में था। भोपाल से 225 किलोमीटर की दूरी पे है बक्सवाहा और यहाँ पर बेसिकली डायमंड के उसके लिए ये न्यूज़ में था। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द क्वेश्चंस आस्क्ड टुडे एंड न्यूज़ एनालिसिस पार्ट भी मैंने आपको बता दिया। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं। पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी प्यारा एडिटोरियल है, इन डिफेंस ऑफ इंडियाज नॉइजी डेमोक्रेसी। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये डेमोक्रेसी के फेवर में लिखा गया है, और जो नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स हैं वो कितनी भी लिक्रेटिव क्यों ना दिख रही हो लेकिन लॉन्ग टर्म में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी, ऐसा ऑथर ने कहा है। सबसे पहले ऑथर ने चाइना और इंडिया का एक डिस्क्रिप्टिव बेसिकली कहना चाहिए एनालिसिस किया, जिसमें उन्होंने कहा कि चाइना का अगर अपन डेवलपमेंट देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्पेक्टेकुलर रहा है चाइना का डेवलपमेंट, है ना। कोई कंट्री इस तरीके से डेवलप नहीं की है। और चाइना एक अगर आप देखो तो नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स में आएगा। वैसे डेमोक्रेसी बोलते हैं, वो इलेक्शन होल्ड करते हैं ज़रूर, लेकिन अगर आप ट्रू सेंसेस में देखें, ट्रू सेंस में वो एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि वन पार्टी सिस्टम है। अगर वन पार्टी है तो काहे की डेमोक्रेसी जब ऑप्शन ही नहीं है दूसरे के पास, है ना। तो कुल मिलाकर के चाइना का जो डेवलपमेंट पाथ है एक तरीके से नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम को रिप्रेजेंट करता है, काफ़ी लिक्रेटिव पाथ है। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने आज़ादी भी पहले हासिल की चाइना से, लेकिन डेवलपमेंट के रूप में वो देखें तो चाइना से थोड़ा पीछे रहे हैं। दे हैव बीन लैगिंग बिहाइंड द चाइनीज। इनफैक्ट अमर्त्य सेन और जीन ड्रेस का तो ये भी कहना है कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे रहा है। और इसका जो रीज़न कमेंटेटर्स देते हैं वो कहते हैं देयर इज़ टू मच डेमोक्रेसी इन इंडिया, इंडिया इज
टू मच डेमोक्रेटिक कंट्री। कई लोग ये बोलते हैं कि इंडिया टू मच डेमोक्रेटिक है, इसीलिए क्या है जो डिसीजन मेकिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, ठीक है ना। उनका ये कहना है कि जब टू मच डेमोक्रेटिक कंट्री रहती है तो डिसीजन मेकिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, और जल्दी से जल्दी डिसीजन मेकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए। वहीं पर चाइना के साथ एडवांटेज क्या है कि ज़्यादा डेमोक्रेटिक नहीं है, इस कारण से डिसीजन में हिंडरिंग नहीं होती और डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है, एंड दे टेक क्विक डिसीजंस। और कई बार ऐसे डिसीजन भी होते हैं जो कि लोगों के लिए सही ना भी हो, लेकिन फिर भी वो डेमोक्रेटिक वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे हैं। अब ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि देखो ये सारी चीज़ें अपनी एक तरफ है, लेकिन वहीं पे अगर हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो डेमोक्रेटिक रिजीम्स ज़्यादा बेहतर हैं, और ऑथर का ये भी कहना है कि वो तो बिल्कुल डेमोक्रेटिक रिजीम्स को फेवर कहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ऑथर ने कहा कि ये पहली चीज़ तो ये भी ऐसा ही नहीं है कि डेमोक्रेटिक रिजीम्स कम डेवलपमेंट करती हैं, डेमोक्रेटिक रिजीम्स ज़्यादा बैलेंस्ड डेवलपमेंट करती हैं, ऐसा ऑथर का कहना है। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है ताइवान का और साउथ कोरिया का। उन्होंने कहा कि जब इकोनॉमी उनकी टेक ऑफ की तो ज़रूर वो नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स थे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिप्रेशन चल रहा था, लेकिन जब अभी जो लॉन्ग टर्म में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है साउथ कोरिया का या फिर आपके ताइवान का, वो बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी है। वहीं पे अगर आप नॉर्थ कोरिया को देख लो तो नॉर्थ कोरिया आज भी नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम है, लेकिन आप वहाँ पे डेवलपमेंट है क्या? बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि अगर आप इंडिया में एग्जाम्पल लो तो तमिलनाडु एंड केरला काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेटिक स्टेट्स के रूप में आएंगे, वेरी मच डेमोक्रेटिक स्टेट्स के रूप में आएंगे, और वहाँ पे सस्टेन्ड डेमोक्रेसी है। वहीं पे आप गुजरात का एग्जाम्पल देखो, जहाँ पे सिंगल पार्टी का रूल रहता है, सिंगल पार्टी ही वहाँ पे लगभग पावर में रहती है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम और ज़्यादा होती जा रही है, ठीक है ना। तो ऑथर का ये कहना है कि दो डेवलप्ड स्टेट में अगर वो कंपेयर करें, जैसे कि तमिलनाडु, गुजरात और केरला एंड देन गुजरात में कंपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी वो देख रहे हैं कि ज़्यादा डेमोक्रेटिक जो है तमिलनाडु एंड केरला, जहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन है, कोई भी पार्टी पावर में आ जाती है, ये सब वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट है रादर देन, ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है रादर देन गुजरात, जहाँ पे सिंगल पार्टी का रूल है। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि अगर हम देखें कि कंपेरेटिव रिकॉर्ड देखें डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स का, तो डेमोक्रेटिक रिजीम्स ज़्यादा बैलेंस्ड डेवलपमेंट प्रोवाइड करती हैं एंड ज़्यादा इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा इंक्लूसिव व्यू होता है, ठीक है ना, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड बैलेंस्ड ग्रोथ, ठीक है ना। अब इसके अलावा ऑथर ने अभी चाइना के पॉइंट पे भी आए हैं। अब चाइना का पॉइंट उन्होंने ये बोला कि भैया चाइना का हमने देखा बहुत डेवलपमेंट है, लेकिन चाइना में कॉन्फ्लिक्ट्स आज भी हैं, मतलब इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। चाहे वो उइघुर रीजन आप देख लें, जहाँ जिनजियांग प्रोविंस में उइघुर में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है वो देख लो, चाहे आप वहाँ के लोगों का देखो, टियानमेन स्क्वायर का जो अब मसैकर है वो देखो, आज भी वहाँ पे लोग जो हैं वो फ्रीडम चाहते हैं, वो लोग डेमोक्रेटिक राइट्स चाहते हैं। फिर वहाँ पे रिप्रेसिव पॉलिसी, चाहे आप वन चाइल्ड पॉलिसी देख लो, कितना ज़्यादा रिप्रेसिव पॉलिसी था कि आज आपको चेंज करना पड़ रहा है, 2 चाइल्ड पॉलिसी, 3 चाइल्ड पॉलिसी पे आप आ रहे हो। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो समझ में आता है कि जो जो डेवलपमेंट है सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, लेकिन क्या सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही मैटर करता है? नहीं, आपको ओवरऑल पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी मैटर करता है, आपकी ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट्स भी मैटर करते हैं। तो हर तरीके से जो डेवलपमेंट है वो केवल एक डेमोक्रेटिक रिजीम में ही पॉसिबल है, वो इस तरीके की नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम से पॉसिबल नहीं है। वहीं पे यहाँ पे ऑथर ने ये भी एग्जाम्पल दिया कि चाहे आप हांगकांग का एग्जाम्पल देखो, चाहे आप थाईलैंड का हांगकांग का एग्जाम्पल देख लो या थाईलैंड का एग्जाम्पल देख लो, जहाँ जहाँ भी मोनार्की या जहाँ जहाँ भी डेस्पोटिक रूल्स थे, वहाँ हर जगह टेंशन आज क्रिएटेड है इस तरीके से, कहीं ना कहीं रिप्रेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ पे रेवोल्यूशन चल रहा है ना, थाईलैंड में भी चल रहा है। तो ये ऑथर ने एग्जाम्पल्स दिए हैं। वहीं पे चाइना में ही तिब्बतन माइनॉरिटीज़ का केस देख लो, मुस्लिम्स का केस देख लो, उइघुर मुस्लिम्स का केस देख लो, दीज आर अनफॉर्चुनेट केसेस एंड जो कि विच इज़ द इनएविटेबल कॉस्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट। चाइना के डेवलपमेंट की कॉस्ट यही सब है ना। तो ये सब ऑथर ने यहाँ बताया था, दैट इज़ द थिंग। लास्ट में ऑथर ने यहाँ पे इंडिया की गवर्नमेंट को भी टारगेट किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेरियन होती जा रही है एंड डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब कि सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग हो रही है, मतलब एक या दो लोग ही डिसीजन ले रहे हैं। ऑथर का ये कहना है कि डिसीजन मेकिंग भले डेमोक्रेटिक उसमें कितनी ही स्लो क्यों ना हो, लेकिन जो डिसीजन रहते हैं काफ़ी ज़्यादा सोचे समझे डिसीजंस रहते हैं एंड वो जो डिसीजंस रहते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा कहना चाहिए कि उनमें काफ़ी ज़्यादा लोगों के विचार रहते हैं, इसलिए काफ़ी अच्छे डिसीजंस निकलते हैं एंड दैट शुड बी द केस।
तो कुल मिला के ऑथर ने यही कहा है कि ही इज इन फेवर ऑफ अ डेमोक्रेटिक रिजीम, और नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम कितनी भी लुक्रेटिव क्यों ना दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर आपको चाहे डिसीजन मेकिंग हो, चाहे ओवरऑल बैलेंस डेवलपमेंट हो, चाहे इंक्लूसिव ग्रोथ हो, चाहे सस्टेनेबल ग्रोथ हो, सब में डेमोक्रेटिक रिजीम्स ही बेटर रहेंगे। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। दूसरा जो आर्टिकल लिखा गया है वो लिखा गया है रिसेंटली क्या है, अमेंडमेंट्स पास किए गए हैं टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स। ठीक है ना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के अमेंडमेंट पास किए गए हैं जो कि गवर्न करते हैं कंडक्ट एंड एटिकेट्स ऑफ द एडवोकेट्स। ठीक है ना, अब इनको नोटिफाई किया गया है, नोटिफाई बस किया गया, अभी ये पास नहीं हुए क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी अप्रूवल लगेगा। इट विल रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस एज वेल। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या है, रिसेंटली जो बार काउंसिल ने अमेंडमेंट्स ये पास किए हैं या सजेस्ट किए हैं, इनमें क्या है काफ़ी ज़्यादा टफ इसमें चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि मतलब कि कोई भी एडवोकेट जो है या वो है, आप उनमें मतलब जो भी बार काउंसिल के एक्ट्स हैं उनको कहना चाहिए कि क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। ये भी मतलब कुल मिलाकर के वही क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट ही उन्होंने किया है कि कोई उनके क्रिटिसाइज ना कर सके। लाइव लॉ करके जैसे एक चैनल है, एक प्लेटफॉर्म है जो कि इस तरीके के आर्टिकल लिखता है ऑन द बार काउंसिल एंड ऑल। तो कुल मिलाकर के बार काउंसिल या कोर्ट्स या जजेस के बारे में अगर आप कुछ भी ऐसा कहते हो तो दैट कैन बैकफायर, एंड उस व्यक्ति को या उस एडवोकेट को या उस व्यक्ति को जो भी है उसको हमेशा के लिए कहना चाहिए कि या तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा या उसको डीबार कर दिया जाएगा फ्रॉम द बार एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें ऑथर का यहाँ पे ये कहना है कि दिस इज़ वेरी रॉन्ग। क्यों दिस इज़ वेरी रॉन्ग? बिकॉज क्रिटिसिज्म नो मैटर हाउ ट्रेंचमेंट, कितना भी ज़्यादा ट्रेंचेंट क्रिटिसिज्म क्यों ना हो, इट इज़ एसेंशियल टू होल्ड द इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबल एंड स्ट्रेंथन देम। क्रिटिसिज्म कितना भी टफ क्यों ना हो, कितना भी हार्ड क्रिटिसिज्म क्यों ना हो, लेकिन दैट इज़ वेरी एसेंशियल टू होल्ड द इंस्टीट्यूशंस अकाउंटेबल एंड स्ट्रेंथन देम। तो अगर आपको इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल या स्ट्रेंथन करना है तो क्रिटिसिज्म आपको करना ही पड़ेगा। एंड ऑथर का यहाँ पे ये कहना है कि जो नए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स हैं वो बेसिकली क्रिटिसिज्म को रोकने के लिए बनाए गए हैं, है ना। तो एक तरीके से जो फ्रीडम है उसको छीन रहे हैं, एंड जो हेल्दी क्रिटिसिज्म भी हो सकता था, जो कि इंप्रूव कर सकता था बार काउंसिल को या कोर्ट्स को या जजेस के वर्किंग को, उसको कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट डालेगा एंड चिलिंग इफेक्ट आएगा बिकॉज ऑफ दीज रिसेंट अमेंडमेंट्स। चिलिंग इफेक्ट रहेगा इसका, और चिलिंग इफेक्ट के कारण जो लोग बोल सकते थे, जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते थे, वो भी नहीं कर पाएंगे, एंड दैट विल बैकफायर, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑथर का ये कहना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड अदर इंस्टीट्यूशंस दैट आर रैंकल्ड बाय क्रिटिसिज्म फ्रॉम सिटीजंस हु हैव एवरी राइट टू रेज देयर वॉइसेस अगेंस्ट अथॉरिटी इन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का तो यही मतलब ही होता है कि सिटीजन्स के पास राइट रहता है कि वो किसी भी अथॉरिटी, किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी जो भी कोई बॉडी क्रिएट की गई है जो कि लोगों के लिए ही काम कर रही है, उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ये तो डेमोक्रेसी का बेसिक फंडा है, और डेमोक्रेसी का जो मोस्ट बेसिक टेनेट है, जो मोस्ट बेसिक फैक्टर है, जो मोस्ट बेसिक फंडा है, अगर आप वही छीन लेंगे तो कुल मिलाकर के किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस काम कर पाएंगे या किस तरीके से ये सिटीजन्स अपने राइट्स को कहना चाहिए एग्जीक्यूट कर पाएंगे, दैट इज अ क्वेश्चन इन डाउट, है ना। दैट इज द आर्टिकल नंबर 2। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। जजेस शुड नॉट एक्ट लाइक एम्परर्स सेज द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जजेस जो हैं वो एम्परर्स की तरह काम ना करें, कि हर छोटी छोटी बात पे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, हर छोटी छोटी बात पे जो लेजिस्लेचर्स के लोग हैं, उन सबको सम्मन करके बुलाते रहते हैं। जैसे कुछ किसी भी छोटे से पॉइंट एट द ड्रॉप ऑफ द हैट कहना चाहिए, जो टर्म यूज़ किया है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट बोला है उन्होंने, कि आप जो ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए सम्मान करते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, दैट इज नॉट राइट। एंड ये जो वाटर टाइट सेपरेशन, जो कहना चाहिए सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर के जो फंडा है उसको कहीं ना कहीं ये वायलेट करता है। सेपरेशन ऑफ पावर का फंडा मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली मॉन्टेस्क का नाम अगर आपने सुना है, मॉन्टेस्क्यू का अगर नाम आपने सुना है, मॉन्टेस्क ने ये वाटर टाइट सेपरेशन का फंडा दिया था। अमेरिका में वाटर टाइट सेपरेशन है, लेकिन हमारे यहाँ ये थोड़ा फ्लूइड सेपरेशन है, मतलब कितना ज़्यादा वाटर टाइट नहीं है, लेकिन हाँ सेपरेशन ऑफ पावर तो फिर भी है। हिमालयन याक्स टू बी इंश्योर्ड। अब यहाँ पे नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक जो है कहाँ पर है, सबसे पहले ये दिरांग वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक कहाँ पर है, NCRY नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में। इन्होंने कहा है कि जो याक ओनर्स हैं उनका जो लाइफ स्टॉक है, याक तो लाइफ स्टॉक में आ गया, तो इसको अब इंश्योर किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से
से बातचीत की है और याक जो है अरुणाचल प्रदेश रीजन में वहाँ पे उसको इंश्योरेंस किया जाएगा, ताकि जो अगर कभी भी कोई लॉस होता है ऑन द लाइफ ऑफ याक, अगर लॉस होता है बिकॉज ऑफ सम कैलेमिटीज, डिसीजेज या इन ट्रांजिट मिसहैप या सर्जिकल ऑपरेशंस या स्ट्राइक्स, नेचुरल डेथ के अलावा बाकी कोई भी डेथ के केस में, ताकि उनको रिम्यूनरेशन दिया जा सके, इसलिए उसका इंश्योरेंस किया जाना तय किया गया है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक, याद रखिएगा कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिसके बारे में डिस्कस करना है। अ परसेप्शन शिफ्ट इन रिलेशंस बिटवीन श्रीलंका एंड चाइना। एक्चुअली में यहाँ पे बात की जा रही है कि श्रीलंका एंड चाइना काफ़ी ज़्यादा क्लोज ज़रूर हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रिसेंटली अगर आपने देखा हो तो कोविड के बाद लगभग $2 बिलियन का सपोर्ट दिया है चाइना ने टू श्रीलंकन गवर्नमेंट एज लोन्स और करेंसी स्वैप। फिर सिनोफार्म वैक्सीन के भी लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा डोजेस का डोनेशन किया गया है, ठीक है ना, एंड 6 मिलियन जो है वो प्रोक्योरमेंट में है अभी। बट इन सब के बावजूद वहाँ पे थोड़ा सा कहना चाहिए परसेप्शन शिफ्ट हुआ है, एंड उसका रीज़न है जो रिसेंटली जो पोर्ट सिटी बिल था, है ना, जिसमें उन्होंने कोलंबो पोर्ट सिटी, चाइना ने बोला कि हम कोलंबो पोर्ट सिटी बनाएंगे, वहाँ पे अपना बेस बनाएंगे एंड ऑल। तो काफ़ी श्रीलंका में भी इसके लिए आवाज़ें उठी, उन्होंने कहा कि ये एक तरीके से चाइनीज़ कॉलोनी है जो कि बन जाएगा, श्रीलंका एक चाइनीज़ कॉलोनी बन जाएगा, एंड इट विल बी अ चाइनीज़ कॉलोनी, देखो लिखा हुआ है चाइनीज़ कॉलोनी। तो कुल मिलाकर के इसलिए यहाँ से काफ़ी अपोज हो रहा है। तो वही चीज़ ऑथर ने यहाँ पर डिस्कस की है कि एक जो परसेप्शन है वो ज़रूर शिफ्ट हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि चाइना जो है वो कुल मिलाकर के जो सॉवरेनिटी है श्रीलंका की, उसको कहीं ना कहीं लेने की कोशिश कर रहा है, एंड दे आर मोर देन सक्सेसफुल इन दैट। तालिबान लगभग 85% अफगानिस्तान नाउ कंट्रोल कर रहा है। दिस इज़ द वेरी सीरियस मैटर, जो कि काफ़ी सीरियस मैटर भी है, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड BSE लगभग $3 ट्रिलियन क्रिएट कर चुका है वेल्थ। BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उनके CEO ने कहा है कि लगभग $3 ट्रिलियन वेल्थ क्रिएट की है BSE ने जब से ये बना है। बना कब है ये? 1875 में, याद रखिएगा। एशिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट ये स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 में बना था। ये एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है ये, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना, 1875 में बना था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस day.